स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है साल की पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी 2026। जी हाँ, साल की महीने की पहली तारीख जब पुराना साल गुजर चुका है और नई साल में हम लोग दस्तक दे चुके हैं। तो चलिए आज की पूरे बिहार की तमाम तरह खबरें जानने की कोशिश करते हैं जो आप तक अब तक नहीं पहुंची है। जी हाँ, वो तमाम टॉप खबरें होगी जो कि हमेशा की तरह 2018 से सुनाते आ रहा हूं और आज भी इस साल की पहली तारीख में भी आपके साथ उसी अंदाज में शुरुआत करते हैं। उससे पहले नया साल 2026 की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है दोस्तों। केडीवी लाइव की तरफ से आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। आपके घरों में खुशियां आए, सेहत, सफलता और शांति हमेशा बनी रहे। नया साल नई उम्मीदों का पैगाम लेकर के आए, टूटी हुई कड़ियाँ फिर से जोड़ करके मुस्कान दे जाए, जो अधूरे थे सपने इस साल पूरे हो जाए, जब हर दिन आपके लिए खुशियों का त्यौहार बन जाए। हम वादा करते हैं कि नए साल में भी आपकी आवाज़, आपके मुद्दे और आपके सपनों को हम सच के साथ आपके सामने लाते रहेंगे। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप केडीवी लाइव गाँव से शहर तक देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नए साल 2026 पर यदि कहीं घूमने जाने का आपका प्लान है तो फिर सबसे पहले मौसम की जानकारी आप जरूर ले लें। मौसम विभाग ने नए साल के लिए शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों की मौसम की जानकारी शेयर की है। जब साल 2026 की शुरुआत घना कोहरा रहने की आशंका है। जब मौसम विभाग ने कोहरे की आशंका जताई है, वहीं पर उत्तर बिहार के जिलों जैसे कि सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार में शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। वहीं पर मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल में भी कोहरा रहेगा। सारण और तिरहुत प्रमंडल में भी शीत दिवस की घना कोहरा रहेगा। दोस्तों पटना समेत बिहार के कई रेल खंडों पर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। रेलवे का कहना है कि इस कदम से ट्रेनों की समयबद्धता सुधरेगी, परिचालन अधिक सुरक्षित होगा और फिर यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले नई समय सारणी जरूर जाँच कर लें। जब रेलवे अधिकारियों के अनुसार 1 जनवरी से बिहार की कई प्रमुख यात्री ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्रेनों की आपसी क्रॉसिंग और फिर एक ही खंड पर एक साथ अधिक ट्रेनों के दबाव को कम करना है। जब एक ही सेक्शन पर एक समय में कई ट्रेनें चलती हैं तो फिर देरी और परिचालन जोखिम बढ़ जाते हैं। नए शेड्यूल से इन समस्याओं को काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि समय में बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख करके किया गया है। नए टाइम टेबल से ट्रेनों की लेट लतीफी कम होगी, स्टेशन पर अनावश्यक प्रतीक्षा से राहत मिलेगी और फिर सफर अधिक का सुचारू होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए भी संचालन आसान होगा, जिससे सुरक्षा मानकों को बेहतर करने से लागू किया जा सकेगा। रेलवे का मानना है कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। दोस्तों मुंबई की चकाचौंध छोड़ करके बिहार में बड़ा उद्योग लौट आया है। जब महज 56 दिनों में फैक्ट्री खड़ी हो गई है। अब 7000 लोगों को घर के पास रोजगार मिला है। जब मुंबई से बिहार शिफ्ट हुई इस इंडस्ट्रियल यूनिट ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीति, नियत और फिर सिस्टम साथ हो तो फिर बिहार भी उद्योगों का भरोसेमंद ठिकाना बन सकता है। खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या उन कामगारों की है जो सालों पहले रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए थे। जब उद्यमी के मुताबिक बिहार उद्योग विभाग से सभी जरूरी अनुमतियां सिर्फ 56 दिनों में मिल गई है, न दस्तरों के चक्कर। यही तेजी इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बनी है। यूनिट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में जहां पर वर्षों लग जाते हैं, वहीं पर बिहार में कम समय में रिकॉर्ड बन गया है। जब बिहार सरकार का प्लग एंड प्ले मॉडल इस बदलाव का अहम आधार बना है। तैयार फैक्ट्री, शेड, बिजली, पानी और फिर आधारभूत सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई गई है। उद्यमी को सिर्फ मशीनें लानी थी और उत्पादन शुरू हो गया। यही मॉडल अब दूसरे निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है। दोस्तों बिहार के हेल्थ सिस्टम को नई मजबूती मिलेगी। 32,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। जब बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की तैयारी में है। जब साल 2026 में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और फिर दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी को समय पर बुनियादी सुविधा
स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। जब वर्तमान में बिहार के अधिकांश गांव में करीब 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र कार्यरत हैं, जहां पर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, सामान्य बीमारियों की प्राथमिक जांच और फिर जन स्वास्थ्य जागरूकता जैसे कार्य हो रहे हैं। इन उपकेंद्रों ने संस्थागत प्रसाव को बढ़ावा देने, टीकाकरण, कवरेज सुधारने और फिर कुपोषण से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। अब बढ़ती आबादी और फिर सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण कई क्षेत्रों में नए उप केंद्रों की आवश्यकता महसूस हो रही है। जब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रस्तावित 3200 नए उप केंद्रों की आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य भवन, पेयजल, बिजली, आवश्यक दवाएं, जाँच किट और फिर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, क्या हो जाए जब अपराधी खुद शिकायतकर्ता बन जाए? जिसने घटना को अंजाम दिया हो उसी के लिखित आवेदन पर केस दर्ज हो। जी हाँ, ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और भी गया से सामने आया है, गया जी से, जहां पर हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में 1 करोड़ की सोना लूट मामले में रेल थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। जी हाँ, पुलिसकर्मियों की संलिप्तता। दरअसल कोडरमा गया रेलखंड के बीच हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेसवे से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के 1 किलो सोने की लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में गया रेल थानेदार राजेश कुमार सिंह की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि लूट का केस खुद थानेदार राजेश कुमार सिंह ने अपने लिखित बयान पर दर्ज कराया था, लेकिन जांच में उनकी भूमिका उजागर हो गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस वारदात में गया रेल थाना के 4 सिपाही, करण, अभिषेक, रंजन और फिर आनंद और मोहन भी शामिल थे। यह चारों सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ लूटपाट के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि यह घटना 21 नवंबर को हुई थी, जब कानपुर के सोना कारोबारी मनोज सोनी के स्टाफ धनंजय शाश्वत के साथ हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेसवे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले की जांच के दौरान एसआईटी ने थानेदार और फिर निलंबित सिपाहियों के मोबाइल फोन की जांच की है। व्हाट्सएप चैट, मोबाइल टावर लोकेशन और फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण में थानेदार और सिपाहियों के बीच आपसी संपर्क और फिर साजिश के तहत अहम सबूत मिले। इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। दोस्तों, करीब 23 साल बाद कड़ाके की ठंड ने वापसी करते हुए कोल्ड डे की स्थिति उत्पन्न करा दी है। इससे पहले 2002 में दिसंबर से पहले ही कड़ाके की ठंड की शुरुआत हुई थी, जब 15 दिसंबर के बाद हार कपा देने वाली ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया और करीब 1 महीने तक इसका व्यापक असर जनजीवन रहा। जब मौसम वैज्ञानिक मौजूदा ठंड को इससे जोड़ करके देख रहे हैं, इस साल भी 15 दिसंबर के बाद से लगातार हार कपाने वाली ठंड पड़ रही है। करीब 1 सप्ताह से अच्छी धूप नहीं निकली है। हल्की धूप 5 दिन पहले निकली थी। जहां वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि साल 2002 के दिसंबर में ऐसी ही कोल्ड डे की स्थिति थी और आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। नए साल में भी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। बताया जाता है कि जेट हवा और फिर लगातार पछुआ चलने से ठंड में वृद्धि हुई है। जेट हवा वायुमंडल के ऊपर से आकर के नीचे की तरफ बढ़ता है। ये उत्तरी हिस्से से दक्षिण हिस्से में प्रवेश करके ठंड को बढ़ाती है। जब वहीं पर इस साल मानसून के लौटने के बाद तक बारिश हुई है, जब इससे भी अत्यधिक ठंड पड़ रही है। जब देर रात बारिश होती है तो फिर नमी बहुत अधिक हो जाती है, इससे ठंड और फिर कुहासा का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। हार कपा देने वाली सर्दी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। जो सोमवार को ठंड ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले साल 2014 में 29 दिसंबर को अधिकतम तापमान करीब 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के उनके दल से अलग होने की अटकलों के बीच बुधवार को आई एक तस्वीर ने अलग किस्म का संदेश दे दिया है। रालोमो विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे माधव आनंद और फिर आलोक सिंह के साथ बैठे हैं। दोनों ही रालोमो के विधायक हैं। जब फोटो के साथ रामेश्वर महतो ने लिखा है कि हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। एनडीए की मजबूती और फिर बिहार के स्वर्णिम विकास के संकल्प के साथ हम साथ साथ हैं। जय एनडीए। इस तस्वीर में एक और तीनों विधायक साथ दिख रहे हैं, लेकिन पोस्ट में रामेश्वर महतो ने अपने दल रालोमो का कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि वे घोषणा करते हैं कि हम सब एकजुट हैं, एनडीए की मजबूती की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपेंद्र कुशवाहा से जो नाराजगी की अटकलें मीडिया के एक वर्ग में चल रही थी वह दूर हुई है या नहीं। पोस्ट में जहां पर रामेश्वर महतो ने माधव आनंद और फिर आलोक सिंह को टैग किया है, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा या फिर रालोमो को टैग नहीं किया है। हैशटैग में जरूर उन्होंने एनडीए फॉर बिहार
बिहार आरएलएम का जिक्र किया है। या ऐसे में तीनों विधायक एकजुट हैं, तो फिर किसके साथ ये रालोमो के साथ या फिर एनडीए में कोई अलग गुट बनकर के इसे लेकर के भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को विधानसभा चुनाव लड़ाया था और वे जीती भी। इसके अलावा उनके दल से 3 अन्य विधायक जीते, जिसमें रामेश्वर महतो, माधव आनंद और फिर आलोक सिंह शामिल रहे। वहीं पर जब नीतीश मंत्रिमंडल में रालोमो से मंत्री बनाने की बारी आई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया, जिसके बाद से चर्चा होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकरण के बाद उनके विधायकों के दल से नाराज होने की खबर सामने आई। इस बीच पिछले दिनों मीडिया एक वर्ग में ये खबर भी आई कि राज्य नागरिक परिषद में उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को जगह देना चाहते हैं, जब पहले माधव आनंद उस पद पर थे। हालांकि मीडिया में ये खबर आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इसका सिरे से खंडन किया। इन सब के बीच रालोमो के तीनों विधायकों ने एक साथ फोटो पोस्ट करते हुए हम सब एकजुट है वाला संदेश दिया है। दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मोतिहारी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार मोतिहारी जिले के अरेराज प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन करने की सरकारी बिजली विभाग और फिर एजेंसी की लापरवाही की भेंट चढ़ती दिख रही है। हाल ये है कि योजना शुरू होने के 1.5 साल बाद भी अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली आपूर्ति अब तक शुरू नहीं हो सकी है। यह प्रखंड में कुल 177 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से आधे से अधिक केंद्रों पर बिजली कनेक्शन अधूरा पड़ा है। जानकारी के अनुसार 88 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कहीं सिर्फ तार लटकाए गए तो फिर कहीं एमसीबी नहीं लगाई गई है। या कई जगह एमसीबी और फिर तार को तो लगाए गए लेकिन मीटर नहीं लगाए गए हैं। जहाँ 89 आंगनबाड़ी केंद्र पर तार एमसीबी और फिर मीटर तो लगा दिया गया है, लेकिन अब तक कनेक्शन एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। दोस्तों, बिहार के कई फूड काफ़ी फेमस है, जहाँ इन्हीं में ठेठुआ भी शामिल है। जहाँ इसे खास तौर से छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है। जहाँ इसकी मीठी खुशबू हवा में घुल जाती है। ये गेहूं के आटे, गुड़ और फिर घी से बना एक पसंदीदा नाश्ता है, जिसे सुनहरा होने तक तला जाता है। जहाँ ये ठेठुआ गुवाहाटी में रहने वाले 23 साल के तिलक पंडित के लिए कारोबार बन गया है। उन्होंने देसी टेसी नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके अंतर्गत वे घर में बने ठेठुआ बेचते हैं। जहाँ इससे उन्हें सालाना लाखों रुपए की कमाई हो रही है। जब तिलक ने देसी टेसी की शुरुआत घर की रसोई से साल 2023 में की थी। तिलक ने हाल ही में अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी की है। जब उनके पास ना तो कोई बिजनेस की डिग्री थी और ना ही कोई फंडिंग। जब तिलक के मन में बस एक ही ख्याल आया कि क्या बिहार के स्वाद को हर घर तक पहुंचाया जा सकता है। तिलक जानते थे कि ठेठुआ बहुत से लोगों के लिए खास मायने रखता है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि बिहार के बाहर इसका असली स्वाद मिलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने वह किया जो बहुत कम लोगों की हिम्मत करते हैं। यह गुवाहाटी में एक बिहारी परिवार में बड़े हुए तिलक ने हर साल छठ के रीति रिवाजों के हिस्से के रूप में अपने परिवार को ठेठुआ बनाते देखा था। जब कॉलेज के एक फेस्ट में तिलक ने एक साधारण स्टोर लगाकर के अपनी मां के घर के बने ठेठुआ बेचने का फैसला किया। जो हुआ उसने उन्हें हैरान कर दिया। जहाँ सारा स्टॉक पल भर में बिक गया। इतना ही नहीं, लोग बार बार आकर के पूछ रहे थे कि क्या वे और ऑर्डर कर सकते हैं। यहीं से उन्होंने इसे बिजनेस में बदलने का फैसला कर लिया। बाद में तिलक ने अपनी मां चांद ज्योति देवी के साथ मिलकर के देसी तेसी की शुरुआत की। जहाँ उनके पास ना तो कोई फैक्ट्री था ना ही कोई पैसा, जब बस परंपरा की ताकत पर एक मजबूत विश्वास था। वहाँ पर तिलक पंडित ने एक ब्रांड के रणनीतिकार, मार्केटर और फिर चेहरा है। जब उन्होंने स्टार्टअप लॉन्च किया था तब वे कॉलेज में ही थे। उन्होंने ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, खास करके इंस्टाग्राम मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उनके पास असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और फिर यहाँ तक कि दक्षिण राज्यों से भी ऑर्डर आने लगे। देसी टेसी ठेठुआ में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसे खास बनाती है। जब पहला, इन्हें बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, जो उन्हें एक हाथ से ही बनाया जाता है। दूसरा, इनमें कोई प्रिवेंटिव इस्तेमाल नहीं होता है। 1 साल के भीतर देसी टेसी ने 12 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर किया है। जब ठेठुआ को अमेजन और फिर अपनी खुद की वेबसाइट के जरिए भी बेचते हैं। जब देसी टेसी स्टार्टअप स्थानीय महिलाओं को रोजगार और फिर प्रशिक्षण देकर के उन्हें सशक्त बना रहा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राष्ट्र एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से अपने संवेदनशील और फिर जनोन्मुखी रवैये से लोगों का दिल जीत लिया है। सहरसा में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मानवीय संवेदना और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश दिया है। जहाँ दरअसल बात यह है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे थे। मंत्री विजय कुमार सिन्हा स्वयं मंच पर एक एक करके लोगों की शिकायतें
सुन रहे थे और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दे रहे थे। इसी क्रम में एक मुस्लिम फरियादी अपनी जमीन से जुड़ी हुई समस्या लेकर के मंच पर पहुंचे। फरियादी जब अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़े तो फिर वह मंच पर पीछे मेट पर जमीन पर ही बैठने लगे। ये देख करके उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत उन्हें टोका और बेहद आत्मीयता के साथ कहा कि आप जमीन पर नहीं बैठिए, ऊपर आइए और कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी पर बैठने से आपको आराम रहेगा और फिर आप अपनी पूरी बात अच्छा से रखिए, जब बिना झिझक के बात रख पाएंगे। मंत्री के इस व्यवहार से फरियादी कुछ क्षण के लिए भावुक हो गए और फिर कुर्सी पर बैठ करके अपनी समस्या बताने लगे। विजय कुमार सिन्हा ने फरियादी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार और फिर विभाग आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। हम लोग आपकी परेशानी सुनने और फिर उसका समाधान करने यहाँ पर आए हैं। आप पूरी बात विस्तार से बताइए ताकि सही और फिर न्यायपूर्ण फैसला लिया जा सके। इसके बाद मंत्री ने फरियादी की जमीन से संबंधित शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच करके त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण त्यौहार छठ महापर्व को अब विश्व लेवल पर पहचान करने के लिए सरकार तैयार है। जब बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यानी कि लिस्ट में शामिल करने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। जब विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि छठ महापर्व बिहार एवं पूर्वी भारत की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है जो सूर्य देव की पूजा पर केंद्रित है। यह परिस्थितिक संतुलन, सांप्रदायिक सद्भाव, पवित्रता और फिर सामूहिक भागीदारी का प्रतीक है। इस महापर्व में लोकगीत, अनुष्ठान, मौखिक परंपरा और फिर सामुदायिक प्रथाएं जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित किया जा रहा है। जब कला और संस्कृति विभाग बिहार द्वारा छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पूरे विश्व में छठ महापर्व की पहचान होगी। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के लिए यानी कि शिशुओं के लिए बिहार के 38 जिलों में होम बेड केयर की सुविधा जल्द ही होने वाली है। जब बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में शुरू किए गए होम बेड केयर का दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 13 आकांक्षी जिलों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर 10 और जिलों में इनका विस्तार किया गया था। अब इसे बढ़ा करके सभी 38 जिलों में करने की योजना है। जो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बच्चों को निमोनिया, डायरिया और फिर कुपोषण जैसी बीमारियों से बचाव के लिए गृह आधारित छोटे बच्चों की देखभाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल ये योजना 23 जिलों में कार्यान्वित है। कार्यक्रम सफलतापूर्वक चले इसके लिए 63,735 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया गया है। यह योजना के दायरे में 3, 6, 9 महीने के बच्चों के साथ ही 1 साल और फिर 1.5 साल के बच्चे आते हैं। इस योजना को प्रारंभिक करने का उद्देश्य शिशु और फिर छोटे बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना, पोषण इंडिकेटर्स का सुधार, माताओं की देखभाल करने वालों की जागरूकता में वृद्धि, समग्र विकास में सुधार शामिल है। फिलहाल जिन 13 आकांक्षी जिलों में ये योजना चल रही है उनमें गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय और सीतामढ़ी। जबकि प्रदेश के यानी कि बिहार सरकार के स्तर पर मधुबनी, सहरसा, शिवहर, जहानाबाद, अरवल और फिर भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधेपुरा में भी ये योजना चल रही है। आने वाले दिनों में बाकी जिलों में योजना को विस्तार कर दिया जाएगा। दोस्तों, चिराग पासवान के जीजा जी लापता हो गए हैं। चिराग पासवान के जीजा सांसद अरुण भारती को लेकर के जमुई में ऐसा पोस्टर लगाया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार के जमुई शहर के के कॉलेज स्थित मुख्य द्वार पर बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लोगों की नजर जमुई सांसद अरुण भारती के लापता होने से जुड़े हुए पोस्टर पर नजर पड़ी। जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सबसे पहले पोस्टर देखा, जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई और मामला शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। पोस्टर में सांसद अरुण भारती को लापता बताया गया है। हालांकि पोस्टर किसने चिपकाया है और उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, इसका अब तक कोई भी स्पष्टता नहीं चल पाया है। जब पोस्टर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जब कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी राजनीतिक संदेश या फिर विरोध का तरीका हो सकता है, जबकि कुछ इसे शरारती तत्वों की हरकत मान रहे हैं।
दोस्तों, बिहार कैडर के चर्चित और विवादित आईएएस अधिकारी संजीव हंस एक बार फिर से मुख्य धारा की प्रशासनिक सेवा में लौट आए हैं। भ्रष्टाचार और कई जैसे गंभीर संगीन आरोपों के चलते करीब 10 महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद बिहार सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है। जी हां, ताजा आदेश के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय परिषद का अपर सदस्य नियुक्त किया गया है। 1997 बैच के आईएएस संजीव हंस का विवादों से गहरा नाता रहा है। उन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया था, जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया था। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए उन पर आय से अधिक संपत्ति बनाने और प्रीपेड स्मार्ट मीटर टेंडर में भारी वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे। वहीं पर ईडी ने इस मामले की गहन जांच की और अक्टूबर 2024 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा करते हुए 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद उन्हें पटना की बेउर जेल में भेजा था। करीब 10 महीने न्यायिक हिरासत में बिताने के बाद अक्टूबर 2025 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में कुछ तकनीकी खामियों को देखते हुए उन्हें राहत दी है। हालांकि उनके देश से बाहर जाने पर रोक बरकरार है। जमानत मिलने के बाद से ही उनके निलंबन की वापसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन टूटता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता खुलेआम एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बढ़ती बयानबाजी ने गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं, और फिर कांग्रेस को आरजेडी से हाथ मिलाने के बजाय अकेले लड़ना चाहिए, चुनाव चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आरजेडी से हाथ मिलाने से कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होता है। अब इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कर दिया है कि चुनाव में कांग्रेस जो भी प्रदर्शन करती है वह आरजेडी की ताकत है। जब बिहार में कांग्रेस का कोई असर नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ आरजेडी के वोट मिलते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई असर नहीं है। जैसे जो भी वोट मिलते हैं वह आरजेडी की वजह से ही मिलते हैं। जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं वह हमें सलाह दे रहे हैं। या तो फिर सवाल यह है कि क्या ग्रैंड अलायंस टूटेगा। वह बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे और फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच तनाव था। हालांकि बाद में आरजेडी और फिर कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जब पटना में जगह जगह निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए उनसे राजनीति में आने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर छात्र जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं। इन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं छपी है। इतना ही नहीं, शायरी के लहजे में ये बात लिखी गई कि बिहार की जनता निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहती है। वहीं पर पोस्टर पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नव वर्ष की नई सौगात नीतीश सेवक मांगे निशांत। वहीं पर चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। यह साल 2025 के आखिरी दिन जेडीयू दफ्तर पर यह पोस्टर लगाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नए साल पर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। आए दिन पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग उठती रही है जिन उनको राजनीति में आना चाहिए। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि उन पर अंतिम निर्णय नीतीश कुमार का ही होगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी हैं, तो फिर क्या वे अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहेंगे। बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर बेटे को राजनीति में लाने को लेकर के नीतीश कुमार ने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है। दोस्तों, बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुशखबरी है। बीएससीबी ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह छात्र बेसब्री से एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। जब बिहार बोर्ड के छात्र आधिकारिक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससीबी की 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। वहीं पर छात्र अपना यूज़र आईडी और पासपोर्ट डाल करके अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। बिहार में दोहरे नामांकन पर सख्ती और पाबंदी को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिन छात्र छात्राओं ने निजी विद्यालयों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नामांकन ले रखा है, उन बच्चों को चिन्हित करके सरकारी विद्यालयों से नामांकन काट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते वर्ष यानी कि बीते साल दोहरे नामांकन वाले ऐसे 5,27,000 छात्र छात्राओं के नामांकन काटे गए थे, लेकिन इसका
इसका अस्थायी समाधान के लिए सरकार अब निजी विद्यालयों के तकरीबन 20 लाख बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, जनवरी फरवरी से राज्य के यानी कि बिहार के मान्यता प्राप्त तमाम निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की आधार सीडिंग कराई जाएगी। इसमें निजी विद्यालयों को भी सहयोग करना होगा। आधार सीडिंग के लिए कैंप लगाए जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नए साल में अगर आप कहीं पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इस खबर को देख लीजिए। किशनगंज में नए साल 2026 का जश्न इस बार सिर्फ रोशनी और फिर जश्न तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा भी उतनी ही कड़ी रहने वाली है। जब नए साल के स्वागत से पहले जिला पुलिस अलर्ट मोड पर पहुंच गई है। किशनगंज एसपी सागर कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं चाहिए और लोगों को सुरक्षित माहौल मिले। तो आपको बता दूं कि एसपी सागर कुमार के आदेश के बाद सभी थानों में पिकनिक स्पॉट की सूची यानी कि लिस्ट तैयार की जा रही है, जहां उन जगहों पर विशेष नजर रहेगी जहां पर भीड़ जुटने की संभावना होती है। या जरूरी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी, विवाद या फिर हादसे को पहले ही रोका जा सके। जहां महिलाओं की सुरक्षा इस पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और फिर पिकनिक पॉइंट पर महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगेगी। कई संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में भी पुलिस तैनात रहेगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके और महिलाएं बिना डर के नए साल का आनंद ले सके। जब वहीं पर सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जब किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल और फिर नेपाल से लगती है, इसलिए इन क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच होगी। जब पुलिस को आशंका है कि जश्न के बहाने अवैध शराब और फिर प्रतिबंधित सामान की तस्करी की कोशिशें बढ़ सकती है, इसलिए पिकनिक के नाम पर आने जाने वाले गाड़ियों पर खास नजर रखी जाएगी। वहीं पर किशनगंज जिले में व्यापक स्तर पर वाहन चेकिंग अभियान चलेगा। जब पिकनिक रूट्स पर पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग करेगी। जब सर्किल इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्र में दौरा करके हालात की निगरानी करेंगे और हर गतिविधि की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। वहीं पर शराब और फिर हुड़दंग पर पुलिस का रुख बिल्कुल साफ है कि छूट किसी को नहीं है। ये शराब पीकर के हंगामा करने वालों, सड़कों पर स्टंट करने वालों या फिर शहर में उपद्रव फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी बताया है कि कुछ लोग डिलीवरी बॉय बनकर के शराब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेटवर्क पर खास निगरानी रखी जा रही है। वहीं पर चाय बागान और एकांत इलाकों में भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी, जहां अक्सर लोग पार्टी के लिए इस तरीके के शेड्यूल स्थान चुनते हैं जहां पर अवैध गतिविधियां छिपाई जा सके। इस बार इन जगहों पर भी नियमित गश्ती और अधिकारी लेवल निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। दोस्तों, बिहार में बहुत सारे मंत्रालय हैं, उनमें से एक और मंत्रालय की मांग उठने लगी है, वह है शांति और मानवता मंत्रालय। जब मानवता और शांति मंत्रालय, इसकी मांग अब उठने लगी है। और ये मांग कोई और नहीं बल्कि किशनगंज के रहने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने उठाई है। उन्होंने इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और मुलाकात करके ये मांग उठाई है। और साथ ही साथ रकीब आलम ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर रकीब आलम ने मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, किशनगंज विधायक कमरुल हुदा और एआईएमआईएम के विधायक अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान से मुलाकात की है और सभी से मानवता एवं शांति मंत्रालय बनाने की मांग की है। जहां हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं केडीवी लाइव फेसबुक पेज पर, तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम का कहना है कि समाज में बढ़ रही नफरत, हिंसा, अपराध और नैतिक गिरावट को देखते हुए अब इस तरह के विशेष मंत्रालय की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम के अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान, किशनगंज विधायक कमरुल हुदा और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से भी मुलाकात करके बातचीत की है। तो डॉक्टर रकीब आलम ने कहा है कि आज समाज में सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की कमी के कारण असामाजिक प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे मानसिक विकारों से पीड़ित लोग अक्सर परिवार, समाज और फिर व्यवस्था तीनों के लिए खतरा बन जाते हैं, यह क्योंकि उनके झूठे और फिर पाखंडों को पहचानना मुश्किल होता है। उनका दावा है कि ऐसे मामलों के कारण घरेलू कलह, अपराध और हिंसा और फिर अन्याय के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रकीब आलम का कहना है कि इन प्रवृत्ति से निपटने के लिए हर पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, पंचायत, अदालत और आयोग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों, वकीलों और जजों को
मनोविज्ञान की विशेष ट्रेनिंग देने की भी सिफारिश की गई है, ताकि वे ऐसे मामलों की पहचान बेहतर तरीके से कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को मजबूत किए बिना शांति और न्याय का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वहीं पर डॉक्टर रकीब आलम का मानना है कि यदि राज्य स्तर पर मानवता और शांति मंत्रालय बनाया जाता है तो फिर ये मंत्रालय समाज में न्याय, सद्भाव और फिर मजबूत संस्थाओं के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब इस प्रस्ताव पर सरकार किस तरह आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि ये मांग समाज में शांति, नैतिकता और फिर मानसिक स्वास्थ्य पर नई बहस जरूर छेड़ रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज के टेरागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित अस्थायी आधार पंजीकरण केंद्र ऑपरेटर नवाजिश आलम को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि किशनगंज के टेरागाछ में आधार कार्ड बनाने को लेकर के अवैध वसूली किया जा रहा था, जिसकी वजह से नवाजिश आलम को निलंबित कर दिया गया है। जहां उन पर आरोप है कि वे आम लोगों से नियम सरकारी शुल्क से अधिक पैसे वसूल रहे थे और साथ साथ लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। तो आपको बता दूं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण किशनगंज की आधार परियोजना के तहत समन्वयक जसीम अख्तर ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक नवाजिश आलम को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आदेश में यह भी जिक्र किया गया है कि उनकी नियुक्ति नेवा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता द्वारा टेरागाछ प्रखंड में आधार ऑपरेटर के रूप में की गई थी। जांच में पाया गया है कि अनियमित वसूली और फिर दुर्व्यवहार उनकी सेवा शर्तों के पूरी तरह से प्रतिकूल है। जिला समन्वय ने कहा कि अगर भविष्य में उनके व्यवहार में सुधार दिखा तो फिर एजेंसी नेवा टेक्नोलॉजी की सिफारिश पर उनकी सेवा बहाली पर विचार किया जा सकता है। निलंबन आदेश की प्रति राज्य समन्वयक आधार परियोजना नेवा टेक्नोलॉजी पटना, प्रखंड विकास पदाधिकारी टेरागाछ, परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक उप विकास आयुक्त और जिला पदाधिकारी किशनगंज सहित संबंधित सभी विभागों को भेज दी गई है। टेरागाछ के इस आधार केंद्र पर लोग पहले से ही अनियमित वसूली की शिकायत कर रहे थे। अब कार्रवाई के बाद लोगों को उम्मीद है कि व्यवस्था में सुधार होगा और आम जनता को सरकारी निर्धारित शुल्क पर ही सेवा मिलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में कड़ाके की ठंड और शीतलहर लगातार जारी है। यहाँ पर हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जब पछुआ हवाओं ने कनकनी को और ज्यादा बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में पिछले कई दिनों से तेज ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पछुआ हवाओं के झोंकों ने कनकनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे हड्डियां कपाने वाली सर्दी महसूस हो रही है। जहाँ किशनगंज जिले में न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि दिन के समय भी धूप न निकलने से ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। जहां सड़कें सुनी हैं, बाजारों में रौनक घट गई है और लोग मजबूरी में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं पर ग्रामीण इलाकों में मजदूरी, रेहड़ी पटरी दुकानदार और फिर फुटपाथ पर सोने वाले लोग ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये जरूरत के मुकाबले अपर्याप्त साबित हो रही है। जहाँ स्थानीय निवासी रामलाल ने बताया है कि ठंड इतनी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जहाँ अलाव के सहारे ही गुजारा चल रहा है, जहाँ कंबल और गर्म कपड़ों की बेहद जरूरत है। वहीं पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। उत्तर बिहार के साथ किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं पर बुजुर्ग, बच्चों और फिर बीमार लोग जरूरत न होने पर बाहर ना निकले, गर्म कपड़े पहने, कंबल और फिर पौष्टिक भोजन लें, अचानक ठंडी हवा में जाने से बचें। वहीं पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो रही है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कुछ स्थानों पर अलाव और फिर गर्म पेय के साथ राहत शिविर शुरू कर दिए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वहीं पर स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस बार ठंड पहले से ज्यादा तीखी महसूस हो रही है और फिर पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दिया है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द जरूरतमंद तक राहत पहुंचाएगा। फिलहाल मौसम में सुधार के कोई भी संकेत नहीं है और फिर शीतलहर से राहत के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। जहाँ आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में 2 जनवरी को 4 घंटे बिजली गुल रहेगी। ठाकुरगंज, पोठिया और बहादुरगंज के कई फीडर प्रभावित रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप भी किशनगंज के रहने वाले हैं तो इस खबर को आप जरूर ध्यान से सुने, ये क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग गीजर और साथ ही साथ हीटर चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके बच्चे और बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग अक्सर हीटर ठंड में हीटर के पास बैठ जाते हैं और दिन गुजारते हैं, लेकिन 4 घंटा उनको मुश्किलों
का सामना करना पड़ेगा 2 जनवरी के दिन। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में 2 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। ये शट डाउन 132-33 केवी ग्रिड सब स्टेशन किशनगंज में NBPDCL द्वारा किए जाने वाले विंटर मेंटेनेंस कार्य के कारण होगा। मेंटेनेंस के दौरान 33 केवी ठाकुरगंज, 33 केवी पश्चिम पाली, 33 केवी पूर्व पाली, बहादुरगंज और पोठिया फीडर प्रभावित रहेंगे। इसका असर किशनगंज शहर के कई मोहल्लों के साथ साथ ठाकुरगंज, बहादुरगंज और पोठिया प्रखंड के ग्रामीण इलाकों और फिर आसपास के गांव पर पड़ेगा। वहीं पर विभाग के अनुसार ये रखरखाव सर्दियों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित बड़े फॉल्ट से बचाव के लिए आवश्यक है। जब ठंड के मौसम में लोड बढ़ने और फिर तकनीकी खराब की आशंका को देखते हुए ये शट डाउन किया गया है। वहीं पर कार्यपालक अभियंता विशाल चौधरी ने कहा कि प्रयास रहेगा कि काम निर्धारित समय पर पूरा हो जाए और फिर बिजली तुरंत बहाल कर दिया जाए। हालांकि किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में थोड़ी देरी हो सकती है, जो उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने और जरूरी काम पहले ही निपटाने की अपील की है। वहीं पर बिजली कटौती सर्दी के मौसम में लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकती है। घरों में हीटर और गीजर का उपयोग बढ़ जाता है। ऐसे में 4 घंटे की कटौती परेशानी खड़ी कर सकती है। दुकानों, दफ्तरों और फिर बाजारों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई और फिर अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पर बिजली विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि समय रहते बैटरी बैकअप, इन्वर्टर या फिर अन्य विकल्प तैयार रखें। जब फोन, मोबाइल चार्ज कर लें, पानी की टंकियां भर लें और फिर खाना बनाने जैसे जरूरी काम कटौती से पहले पूरा कर लें। जब बच्चों की पढ़ाई और फिर बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई है, क्योंकि ठंड में बिना बिजली के घर गर्म रखना चुनौती बन सकता है। फिलहाल विभाग का दावा है कि ये अस्थायी परेशानी आगे चल करके बिजली व्यवस्था को अधिक सुविधा और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।